नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इस स्पेशल वीडियो में। मैं हूं केवल आपके सामने। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन का पेपर हो चुका है और इसी के साथ ही विद्यार्थियों के मन में ये सवाल है कि जिन विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी में दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल को अपना साथी बनाया था, उनको कितना फायदा हुआ इस बार के जीएस के पेपर में। तो आज हम यही आपको बताने वाले हैं, जीएस पेपर 1 में और जीएस पेपर 2 में वो कौन कौन से सवाल हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो सीधे आपको हमने इस दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में पहले से ही बता दिया था आपकी तैयारी के दौरान। तो एक एक करके हम सवाल देखेंगे और हम आपको यह भी बताएंगे किस तारीख को हमने किस प्रोग्राम में, किस एपिसोड में, किस तरह से आपको हमने वो टॉपिक कवर करा दिया था। तो एक एक करके देखते हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, तो ध्यान बनाए रखिएगा। ये वो सवाल हैं जो इस बार के पेपर में आए। ये जीएस पेपर 1 का है। 16 सवाल यहां पर हैं, बाकी के सवाल यहां पर हैं। सवाल आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। टॉपिक, अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल के बीच में क्या परिवर्तन हुए, इस पर सवाल रहा। सवाल यहां पर यह भी रहा दक्षिण भारत की कला पर, चोल वास्तुकला पर भी सवाल रहा। उसके अलावा आप देखें, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस जीएस पेपर 1 का है क्या। तो यहाँ पे इतिहास है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी शामिल है, उसके अलावा ज्योग्राफी है, इसके अलावा सोसाइटी है। अब इस 20 सवाल में बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो करंट अफेयर से सीधे सीधे प्रभावित हैं या करंट अफेयर पर बेस्ड हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर दक्षिण भारत की वास्तुकला पर अभी हाल ही में कुछ महीने पहले चर्चा हुई थी करंट अफेयर में, तब उससे सवाल देखने को मिल जाता है। तो देखने के लिए वो स्टैटिक होता है, लेकिन वो करंट अफेयर में कवर हुआ था। और हमने इस बात का विशेष ध्यान अपने दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में रखा है कि करंट अफेयर का जो भी टॉपिक है जो स्टैटिक को लेकर भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हम उसके स्टैटिक पोर्शन को भी आपको विस्तार से समझाते हैं। तो यहाँ पे वो कौन कौन से सवाल हैं, इन्हें हम विस्तार से देखते हैं, जिन्हें हमने अच्छे से कवर किया है अपने चैनल पे। एक एक करके देखिए। पहला सवाल, वो कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, हमें सारी घटनाएं पता होनी चाहिए, सिर्फ एक घटना से हम पूरे जवाब नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तो इसका खास ध्यान में रखते हुए हमने एक विशेष प्रोग्राम आपके लिए लाया था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 2024 को। अभी कुछ समय पहले ही यह प्रोग्राम आपके लिए आया था। तो इतिहास में आज नाम का एक प्रोग्राम आता है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IMA। उसी में ये हमने कवर किया था पूरा टॉपिक 8 अगस्त 2024 को। अब ये आप देखना चाहें तो यहां पर भी देख सकते हैं। दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी 1 महीने पहले आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे हमने भारत छोड़ो आंदोलन के पूरे मुद्दों को विस्तार से कवर किया था। तो देखिए, जिसने भी यहाँ पर अपनी तैयारी में चैनल को फॉलो किया होगा उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आप अलग से अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन भी हो जाता है और नई चीजें भी पता चलती हैं। अब उसके अलावा आप देखें, आगे बढ़ते हैं। हमने इसके साथ साथ एक असहयोग आंदोलन से लेकर आजादी तक का एक पूरा सफर आपको समझाया था। कुछ दिनों पहले ही बात है, ये 15 अगस्त 2024 हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमने एक आजादी सीरीज चलाई थी, जिसमें हमने विस्तार से आपको सारी जानकारी दी थी। तो आपका पूरा रिवीजन हो गया था। रिवीजन में क्यों कह रहा हूं महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तैयारी की प्रक्रिया बहुत लंबी है। परीक्षा, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू में ही 1 साल लग जाते हैं और तैयारी उसके पहले से भी आपको काफी समय से करनी पड़ती है। तो तैयारी की प्रक्रिया में रिवीजन करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब तैयारी की प्रक्रिया लंबी होती है तो यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है, आपको अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। नींव मजबूत करनी पड़ेगी मतलब क्या है कि आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना होगा। इसका मतलब क्या है कि आपके बेसिक सिलेबस को लेकर के क्लियर होने चाहिए। ना सिर्फ बेसिक आपके क्लियर होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट भी मजबूत होने चाहिए। हर टॉपिक पर आपके पास कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। उसके अलावा पर्याप्त प्रैक्टिस होना चाहिए, पर्याप्त रिवीजन होना चाहिए। इसी बात का विशेष ध्यान रखते हुए दृष्टि आईएएस आपके लिए फाउंडेशन बैच हमेशा से लेकर आती रही है और इस बार भी फाउंडेशन बैच आ चुके हैं। जैसे कि आप देखें तो इंदौर शाखा में 23 सितंबर को है शाम को 6 बजे, करोल बाग शाखा में 2 सितंबर सुबह 11:30 बजे, प्रयागराज शाखा में सुबह 11:15 बजे 3 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, जयपुर शाखा में 7 अक्टूबर से सुबह 8 बजे शुरू हो रहा है और 18 अक्टूबर से सुबह 11:30 बजे लखनऊ शाखा में। तो दृष्टि की जितनी भी दृष्टि आईएएस की शाखाएं हैं यानी कि सेंटर हैं, वहां पर जीएस का फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, जहां पर आपकी नींव मजबूत की जाएगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी के लिए जो आपकी मंजिल है
वह जो रास्ता सफर आपको तय करना है वह आसान हो सके। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए आपको कोई अगर से अलग से जानकारी चाहिए तो ये नंबर भी है 8750187501। तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी साथ में होगी, यही बात हम आपसे कहते हैं, दोनों तैयारी जब साथ में होगी तो बेहतर होगी। और दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी के साथ साथ मेंस के टॉपिक भी कवर हों। तो और करंट अफेयर से जो टॉपिक हैं वो स्पेशली वो तो सारे ही कवर हों, और उसके अलावा अलग से भी हम आपके लिए सारी चीजें बीच बीच में समय समय पर अच्छे से लाते रहते हैं। वो सारे कौन से प्रोग्राम है वो भी मैं आपको बीच बीच में भी बताता रहूंगा। अब देखिए एक सवाल, जैसे बादल फटने की परिघटना क्या है, व्याख्या कीजिए। अभी हाल ही में कुछ समय पहले बादल फटने की परिघटना हुई। अब इस पर क्या है, देखिए 150 शब्दों में जवाब देना है। 150 शब्दों में जवाब देने के लिए आपको विस्तार से उसके बारे में पता होना चाहिए कि आखिर बादल फटने का मतलब क्या है, क्या नुकसान है। तो इस पर हमने टॉपिक कवर किया था, क्यों होता है क्लाउड बर्स्ट, 31 मई 2024, इसी साल की बात है। अब ये प्रोग्राम है टू द पॉइंट, यहां पे हम किसी टॉपिक पर उसका परिचय से लेकर के उसके जितने भी विभिन्न आयाम है जो कि महत्वपूर्ण है वो सब कुछ कवर करते हैं। अब यहां पे देखिए, इसके अलावा 2022 में 2 साल पहले हमने भारत में आखिर क्यों बढ़ रहे हैं फ्लैश फ्लड की घटनाएं, अमूमन यही होता है, आप कुछ टॉपिक को समझना चाहते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, टॉपिक लिखते हैं, उसके आगे दृष्टि आईएएस लिखते हैं और वो टॉपिक आपके सामने आ जाता है। हालांकि बेहतर ये होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, आपको अलग से सर्च करके आना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, लैंगिक समानता, लैंगिक निष्पक्षता, महिला सशक्तिकरण के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। कार्यक्रम की परिकल्पना और कार्यान्वयन में लैंगिक सरोकारों को ध्यान में रखना क्यों महत्वपूर्ण है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए लैंगिक समानता क्या है, लैंगिक निष्पक्षता क्या है, महिला सशक्तिकरण क्या है। तो इन सब मुद्दों को समझाने के लिए हम आपके लिए स्पेशल टॉपिक 13 फरवरी को आपके लिए आया था, एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें अखबार में जो एडिटोरियल आते हैं उसका एनालिसिस हम आपको देते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे हमने बताया था कि समानता और समावेश की जो दिशा है उसमें महिलाओं की क्या स्थिति है और क्या उसमें सुझाव थे। इसके साथ साथ आगे अगले सवाल पे देखें तो समान सामाजिक आर्थिक पक्ष वाली जातियों के बीच अंतर जाति विवाह कुछ हद तक बढ़े हैं, किंतु अंतर धार्मिक विवाहों के बारे में यह कम सच है, विवेचना कीजिए। तो देखिए अंतर जाति विवाह की बात हो रही है और उसके अलावा अंतर धार्मिक विवाहों की बात हो रही है, तो इसका मतलब यह टॉपिक जुड़ा हुआ है स्पेशल मैरिज एक्ट से, जिस पर हमने चर्चा की थी। स्पेशल मैरिज एक्ट पर 2023 में 20 फरवरी को हमने चर्चा की थी। विशेष विवाह अधिनियम, 2 अलग धर्मों के लोग कर सकते हैं विवाह, इस पर हमने प्रॉपर चर्चा की है। तो ये डिस्कशन इन न्यूज प्रोग्राम में दृष्टि आईएएस का एक होता है, वो हर दिन आता है, डेली आता है, जिसमें हम बात करते हैं मंडे टू फ्राइडे। इस प्रोग्राम में जो भी करंट के हॉट टॉपिक्स रहते हैं उसमें आपको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उसके विभिन्न पक्षों को बताने का प्रयास करते हैं और बहुत ही कम समय में, ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबा समय लेते हैं। दृष्टि के सारे प्रोग्राम आप देखेंगे यूट्यूब चैनल के बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए कभी कभी आपको लगता है कि प्रोग्राम बहुत सारे आते हैं, वो सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है इसलिए हमें बताना जरूरी होते हैं, लेकिन आप देखें तो उनका ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है। कुछ ही प्रोग्राम होते हैं जिसका स्पेशल हम कुछ बड़ा ड्यूरेशन रखते हैं, उसके पीछे की वजह क्या होती है, वजह होती है कि उसको आप अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रोग्राम को हमने जब कवर किया था तो कुछ इस प्रकार से किया था, स्पेशल मैरिज एक्ट, जहां पे हमने आपको बताया था कि विशेष विवाह अधिनियम है क्या, फिर विशेष विवाह अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं, फिर हमने ये भी बताया था अधिनियम में क्या है समस्याएं, और उसके बाद आगे की राह भी क्या होगी ये भी हमने आपको बताया था। तो ये टॉपिक जो है इसके चर्चा के बिंदु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इन न्यूज प्रोग्राम के। इसी तरह से और भी आता है, इन डेप्थ प्रोग्राम भी आता है, इन फोकस प्रोग्राम भी आता है, एक और प्रोग्राम है क्विक अपडेट, वो भी आता है। ये सारे प्रोग्राम में इसी तरह से हम विभिन्न पॉइंट के माध्यम से जो भी हॉट टॉपिक होता है उसे क्लियर करते हैं और जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। देखिए यहाँ पे हम ये भी बताते हैं कि कौन से सामान्य अध्ययन के पेपर में ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो पहले से आपकी तैयारी बेहतर हो सके, हम आपकी राह आसान बना सके, इसका प्रयास करते हैं। अब उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आते हैं। महान चोल शासक अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कला व वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण अभी भी उन्हें बहुत गर्व से याद किया जाता है। अब यहां पर देखिए टिप्पणी करना है, टिप्पणी करने की बात मैंने आपसे कही, तो आपको पता है उसके बारे में, आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपकी समझ क्या बनी है, वो आपकी समझ जब तक आप उसको टॉपिक को लेकर के बने नहीं, आप क्या उससे समझ रहे हैं। जैसे आपके पास तथ्य हैं, वो आप तथ्य तो पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद आप समझे क्या उससे, यह भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा, नींव मजबूत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, पर्याप्त जितना समय उसके लिए चाहिए।
क्योंकि मंजिल आप सबको पता है क्या है, लेकिन सफर कैसा होगा और वह सफर आप कैसे तय करेंगे ये आपके ऊपर है। तो अब देखिए ये भी हमने किस तरह से कवर किया था, चोल शासकों के लिए स्पेशल तरीके से हमने इसको कवर किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चोल काल व्यवस्थित स्थानीय प्रशासन वाला साम्राज्य। तो चोल काल व्यवस्थित स्थानीय प्रशासन वाला जो साम्राज्य है, इस पर हमने विस्तार से बताया था। चोल वास्तुकला के बारे में भी बताया था, और ये हमने 2024 जून में ही बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि तैयारी का जो एक दौर होता है उससे दूर जाकर आपको पढ़ना है। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो काफी पीछे से पूछ लेता है, लेकिन वो चर्चा के ही टॉपिक रहते हैं, तो उस पर सर्च करने पे वो टॉपिक आपको दिख ही जाता है चैनल पे। तो अब यहाँ पे देखिए विस्तार से एक ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम आता है, इस प्रोग्राम में हमने इसे कवर किया था। अब आप पूछेंगे ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम क्या है? ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है कि आजकल आप देखें कि अगर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं भी है, आप ईयरफोन लगाएं, इस प्रोग्राम को आप प्ले करें, सारी जानकारी आप सुन लें, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, देखना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रोग्राम की खास खासियत तो यही है, ऑडियो आर्टिकल इसीलिए इसको कहा जाता है। हालांकि हम इसमें विशेष जानकारी देते ही हैं आपको। अब चोल राजवंश का गौरवपूर्ण इतिहास हमने इन न्यूज में भी इसे देखिए कवर किया था पहले भी। तो प्रयास करते रहते हैं कि जो भी टॉपिक चर्चा में आया है उसे हम तुरंत कवर करें। हालांकि कहने को होता है कि वह करंट अफेयर का है, लेकिन उसमें स्टैटिक पोर्शन भी तो होता है। तो चोल राजवंश अगर थोड़ा सा भी कहीं पे अखबारों में चर्चा आया है तो हमें उसके बारे में फिर समझना होगा, वो याद रखना होगा, रिवीजन करना होगा, उसके सारे पक्षों को समझना होगा। तो वो हम बीच बीच में करते रहते हैं, अपडेट भी करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रथम विश्व, यह कहना कहां तक उचित है कि प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया था। 250 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पे विश्व का इतिहास जिसने भी पढ़ा होगा उसे यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वह कब शुरू हुआ, कौन कौन उसमें पक्ष में था, एक तरफ था यानी कि दूसरी तरफ कौन था, कौन जीता कौन हारा, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन यह कहना कहां तक उचित होगा कि शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए लड़ा गया। यही बात मैं आपसे कहता हूं, यहां पे बेसिक क्लियर करने की बात है, समझ बेहतर होने की बात है। यह कब होगा? जब आप अपना बेसिक मजबूत करेंगे, फाउंडेशन मजबूत करेंगे, तब होगा। ठीक है। अब यहां पे आगे देखिए, इसको हमने कवर किया था 2023 में 28 जुलाई को, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। इसमें हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी और आपकी समझ को और बेहतर बनाने का प्रयास किया था। अब इसके साथ ही देखिए अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, सारे सवाल भी आपके सामने आ रहे हैं कि गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, यह भारत की खाद्य सुरक्षा को कैसे प्रभावित करती है? अब गंगा घाटी की भूजल क्षमता में गंभीर गिरावट आ रही है, तो हमने अगर पहले तो गंगा घाटी के बारे में पढ़ा हो, भूजल क्षमता के बारे में हमारी समझ हो कि आखिर भूजल क्षमता होती क्या है, फिर अगर गिरावट आएगी तो खाद्य सुरक्षा पे वो कैसे प्रभाव करेगी, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे आपको किस तरह से, इसी ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हमने कर दिया था। 20 जून 2024 को क्या सूख जाएगी गंगा और यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है, क्या रिपोर्ट्स बता रही हैं और उसके क्या आगे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद देखें अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियोलिस ये कैसे उत्प्रेरित होते हैं। आपने बहुत सारी फोटोज देखी होंगी कि आसमान में, रात में आसमान में आप देखें तो हरी और अलग अलग रंगों की प्रकाश दिखाई देती हैं, किरणें दिखाई देती हैं। वो क्यों दिखाई देती हैं? इसकी वजह से, उसकी फोटो जो दिखाई देती हैं। तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा की, इसे समझाया है कि कैसे बनती है, क्या उसके पीछे के कारण है। तो उस पर हमने जाने क्या है लद्दाख में दिखने वाली अरोरा लाइट। हालांकि लद्दाख में हमेशा नहीं दिखती हैं, लेकिन दिखी इस बार, तो यह चर्चा का विषय बनी कि यह तो हमेशा जो पोल के पास दिखाई देती हैं, इस बार भारत में लद्दाख में भी दिख रही हैं। तो उसके पीछे की वजह से यह चर्चा में था, और जब यह चर्चा में था तो देखिए इस बार यह सवाल में भी आ गया। अब कहने को तो यह कह सकते हैं आपकी ज्योग्राफी का सवाल है, लेकिन करंट अफेयर से ही जोड़ के इसे आप देखेंगे, तब आप देखेंगे तो करंट अफेयर में ये था। तो 13 मई 2024 को इस पे हमने कवर किया था। फिर इसके बाद इस अभिमत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा संबंध है। अब यहाँ पे फिर देखिए, एक तो सांस्कृतिक विविधता की समझ होनी चाहिए, फिर उसके बाद सामाजिक आर्थिक सीमांतताओं के बीच एक गहरा संबंध। ये सारी चीजें हम जब आपको एक कम समय में समझाने का प्रयास करते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि एक हमारा बहुत ही स्पेशल प्रयास है आपके लिए कि कम समय में हम आपको चीजें अच्छे से समझा सकें, और इसी के लिए स्पेशल वीडियो है ऑडियो आर्टिकल। तो इसमें देखिए 1 जून 2024 को हमने इसे आपके सामने कवर किया था कि आप समझ सकें कि भारत में संस्कृति में जो विविधताएं दिखती हैं और उन विविधताओं के पीछे के कुछ कारण जो दिखते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर किया था। फिर उसके बाद
अब ये तो जीएस पेपर 1 के सारे सवाल थे जो आपने देखे, लगभग 9 सवाल आपको दिखाई दे गए होंगे 20 में से सीधे सीधे। जीएस पेपर 2 में देखें तो यहाँ पे पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, इसके अलावा सोशल जस्टिस हो गया, आईआर हो गया, ये सारे टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जीएस पेपर 2 में कहां से आए थे? वो आए थे पॉलिटी से। पॉलिटी और से मुख्य रूप से 9 सवाल आ गए, 20 में 9 सवाल सीधे लगभग पॉलिटी से आ गए थे। तो पॉलिटी में पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और पॉलिटी के सवाल आप देखिए ज्यादातर कैसे आते हैं, करंट अफेयर से रिलेट करके। जैसे मान लीजिए कोई समिति की रिपोर्ट आई, कोई जजमेंट आया, इसके अलावा सरकार ने कोई निर्णय लिया, कोई नीति आई, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पॉलिटी के इर्द गिर्द ही दिखाई देती हैं। कोई नया कानून बना, तो ऐसी स्थिति में हम करंट अफेयर को बिना पढ़े पॉलिटी को अपनी मजबूत नहीं कर सकते मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। तो यहां पर दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में इसी वजह से बहुत सारे सवाल इस पेपर में भी कवर हुए हैं। तो सवाल जो है ये विस्तार से मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लीजिए। विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए एवं एक राष्ट्र एक चुनाव के विशिष्ट संदर्भ में चुनाव सुधारों की आवश्यकता का परीक्षण करें। अब यहां पे देखिए समितियों की बात हो गई, फिर एक राष्ट्र एक चुनाव की बात हो गई, और यहां पे जो सुधारों की आवश्यकता है यानी कि समितियों ने क्या बातें कही हैं, प्लस आपको और भी क्या बातें समझ में आई हैं सब कुछ पढ़ने के बाद में, वो सारे पॉइंट आपको लिखने हैं 150 शब्दों में। और इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है, कई बार की है। अभी हाल ही में जब कैबिनेट ने मंजूरी दी इस पर, तो हमने इस पर भी चर्चा की। एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन में कुछ दिन पहले, मुख्य परीक्षा शुरू होने के 1-2 दिन पहले की ही बात है, लेकिन इसके पहले भी हमने विस्तार से चर्चा की है। 7 सितंबर 2023 को की है, 1 नेशन 1 इलेक्शन कितना व्यवहारिक है। फिर उसके बाद देखिए मार्च 16 2024 को, ये मार्च का महीना था जब रामनाथ कोविंद समिति, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी अध्यक्षता में जो समिति 2023 में बनी थी, वह बनी थी सितंबर के महीने में। उसी टाइम यह प्रोग्राम आपके सामने आया था। फिर मार्च में उस समिति ने रिपोर्ट सौंपी भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को। उस दौरान फिर हमने यह चीजें आपसे ऑडियो आर्टिकल में कवर की। अब क्या अब एक साथ होंगे चुनाव 1 नेशन 1 इलेक्शन पर? तो ये हम पहले ही क्लियर कर चुके थे। समिति की रिपोर्ट के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके थे और अभी मुख्य परीक्षा के पहले किए थे। हालांकि इस वक्त तो विद्यार्थी नहीं देख पाए होंगे, लेकिन ये पहले वाला तो देख ही लिया होगा उन्होंने। फिर उसके बाद लोक अदालत तथा मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या कीजिए तथा उनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या ये दीवानी तथा आपराधिक दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं? अब लोक अदालत के बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि लोक अदालत क्या है और जो मध्यस्थता अधिकरण है ये क्या होते हैं। तो इन दोनों में अंतर तब पता चलेगा जब इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, तो उसकी प्रकृति के बारे में हम समझ पाएंगे। फिर उसके बाद उनकी शक्तियां क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट क्यों गठित कर रही है विशेष लोक अदालत, यहां पर हमने लोक अदालत के संदर्भ में जो बातें थी महत्वपूर्ण वो आपके सामने जून 2024 में जाहिर की थी। फिर उसके बाद कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है, स्पष्ट कीजिए। तो क्या संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर चली गई है? कैबिनेट प्रणाली के संदर्भ में हमें ये बात समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या है कैबिनेट समितियां, किसका महत्व है सबसे ज्यादा? हम कैबिनेट के बारे में, उसकी समितियों के बारे में, उसके महत्व के बारे में जब समझेंगे तो हमारी समझ इस टॉपिक पर विकसित होगी। यानी कि हम पॉलिटी का जो टॉपिक है हम उसे पढ़ रहे हैं, हम उसे समझ रहे हैं, गवर्नेंस हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, करंट अफेयर से जब हम उसे रिलेट कर रहे हैं तो हमें वो बात और अच्छे समझ में आ रही है। और दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल का प्रयास यही रहता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट कम समय में ऐसा मिले जो आपकी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा में रिलेट करके आपके सामने आ सके। तो इसी वजह से 2024 देखिए जून का भी है ये टॉपिक। फिर उसके बाद कैसे होता है कैबिनेट समितियों का गठन। अब कैबिनेट समितियों का गठन कैसे होता है ये भी उसी टॉपिक से था। फिर उसके बाद देखिए ये ऑडियो आर्टिकल में था और ये इन-डेप्थ प्रोग्राम में था। अब आगे देखिए अगला सवाल, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो स्थानीय निकाय क्या होते हैं इसके बारे में समझ होनी चाहिए, क्यों ये हैं ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ये यहाँ पर विश्लेषण करने के लिए पूछ रहा है कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने के फायदे और नुकसान स्पष्ट कीजिए। आप अगर ये समझ जाएं कि स्थानीय निकाय हैं क्या, उनका पर्पस क्या है, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय दोनों अलग अलग हैं, उनके पर्पस क्या है, वो कैसे काम करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो आपकी समझ विकसित होगी यहां पर कि आखिर ये एक साथ काम करेंगे तो क्या चुनौती आएंगी और क्या बेहतर रहेगा। तो वहां पर यहां पर आपकी मौलिकता आ जाती है
और मौलिकता के पहले जो समझ जरूरी है वो भी आ जाती है कि वो आपकी सुनिश्चित हो सके। विशेष प्रस्तुति पंचायती राज व्यवस्था कितनी सफल, ऑडियो आर्टिकल 24 अप्रैल 2023। उसके बाद देखें शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज, ये भी हमने कवर किया था आपसे। मतलब ये टॉपिक तो हमने कवर किया अभी हाल ही में, पहले भी हमने ये टॉपिक कवर किया था। फिर उसके बाद देखिए सवाल है, सवाल नंबर 8 है, प्रशासनिक शासन का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना कीजिए, 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो इस पर भी हमने विस्तार से चर्चा की थी, लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका, समस्याएं और समाधान। तो लोक सेवा दिवस में इस पर चर्चा बीच बीच में होती रहती है, तो लोग इस टॉपिक पर सर्च करने आते हैं। तो जिन्होंने दृष्टि आईएएस के साथ इस टॉपिक को देखा होगा तो उनकी समझ भी इस मामले में किस तरह से बेहतर हुई होगी बता सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए एक विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। उदाहरणों के साथ इस कथन की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पश्चिम भारत को चीन की आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने के लिए विकल्प के रूप में और चीन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में बढ़ावा दे रहा है। इस कथन को समझिए, ये क्या क्या कहना चाहता है। यह बात आपको समझ में आएगी जब आप दुनिया इस हफ्ते प्रोग्राम अगर आपने देखा होगा, आपने इस टॉपिक पर पढ़ाई की होगी। तो ये टॉपिक जो था भारत चीन से संबंधित था। तो भारत चीन की जो कहानी है, रिश्ते हैं, उसको समझाने के लिए एक प्रोग्राम आता है दुनिया इस हफ्ते। दुनिया इस हफ्ते सिर्फ भारत चीन के लिए नहीं है। दुनिया इस हफ्ते का मतलब ये है कि ये IR के टॉपिक इसमें कवर होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के। तो दुनिया इस हफ्ते वीकली प्रोग्राम होता है, हफ्ते में जो प्रमुख घटनाएं होती हैं IR से रिलेटेड वो यहाँ पे कवर होती हैं, तो ये देख सकते हैं। फिर उसके बाद सत्ता परिवर्तन से बदलेंगे भारत अमेरिका संबंध। तो यहाँ पे देखिए इसके इस सवाल में देखें तो यहाँ पर अमेरिका और चीन दोनों से जो रिश्ते हैं वो दोनों समझ में आएंगे, तभी यह सवाल और बेहतर तरीके से सॉल्व हो पाएगा। फिर उसके बाद आगे देखिए मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के विकसित होते राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंधों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए तथा क्षेत्रीय और वैश्विक भू राजनीति में उनके बढ़ते महत्व पर प्रकाश डालिए। अब मध्य एशियाई गणराज्यों के बारे में समझने के लिए यहाँ पर पता होना चाहिए कि मध्य एशियाई गणराज्य कौन से हैं और भारत की उनके साथ क्या नीति है, यानी कि उनके प्रति क्या नीति है। तो ये प्रोग्राम भी देखिए कवर हुआ था दुनिया इस हफ्ते में, DIH जिसको शॉर्ट में हमारे प्रोग्राम को कहा जाता है। तो यह भी हमने कवर किया था। इस टॉपिक पर जिसने भी चैनल को में देखा होगा, विजिट किया होगा, उसे पता होगा। फिर उसके बाद देखिए अभी हाल में पारित तथा लागू किए गए लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं, क्या विश्वविद्यालय एवं राज्य शिक्षा परिषद की विशेषताएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं। परीक्षाएं बोल रहे हैं, परीक्षाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखिए बात यहाँ पे क्या है, नकल को रोकने के लिए एक विशेष कानून लाया गया। अब कानून बहुत बड़ा सा था, लेकिन उसमें मोटी बातें क्या थी और वो कौन सी बातें थी जो ध्यान में रखनी थी, जो हमारी समझ को बेहतर बनाएंगी, उस पर हमने यहाँ पर चर्चा की थी 2024 जून में। पेपर लीक विवाद क्या है नया कानून, और हमने फिर बाद में जो कानून था, क्या लोक परीक्षा विधेयक 2024 क्या लगेगी धांधली पर लगाम, इस पर भी हमने चर्चा की। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल ही में क्या बदलाव किए हैं, संघवाद को मजबूत करने के लिए तथा केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए उपाय सुझाइए। तो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के उनके रिश्ते कहाँ पे कड़वे हो जाते हैं, कहाँ पे ठीक रहते हैं, उसके पीछे के कारण क्या हैं, उस पर चर्चा करने के लिए हमने एक राष्ट्रपति शासन का जो मुद्दा है उसे समझने का प्रयास किया था, जहाँ पे रिश्ते कड़वे हो जाते हैं। कहा जाता है कि क्या उसके पीछे आधार हैं, उस पर कभी कभी सवाल होता है, कभी कभी विपक्षी लोग सवाल करते रहते हैं। राष्ट्रपति शासन काफी चर्चा में था, इसी वजह से हमें समझना होगा रिश्तों को लेकर, उस विश्वास को लेकर, उस भरोसे को लेकर के कैसे ये टॉपिक यहाँ तक पहुँचता है, और उसके बाद इसके माध्यम से उस टॉपिक पर रिश्तों को लेकर के एक समझ पैदा होती है, केंद्र और राज्य के बीच में क्या रिश्ते हैं। तो उसमें वो अंडरस्टैंडिंग होगी जब हम किसी करंट अफेयर के टॉपिक से रिलेट करके उसको समझेंगे। तो यहाँ पर मणिपुर विवाद को लेकर के यह बात सामने आई थी, और अभी 2024, हालांकि पहले भी कई बार इसको हमने कवर किया है। फिर भारत में जनहित याचिकाओं के बढ़ने के कारण स्पष्ट कीजिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या भारत का उच्चतम न्यायालय दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है। अब देखिए जनहित याचिकाएं बहुत ज्यादा न्यायालय के द्वारा स्वीकार की जा रही हैं। उसके साथ ही दूसरी बात, क्या भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है
वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका के रूप में उभरा है। यह सवाल देखिए बनना लाजमी हो जाता है। क्यों? उच्चतम न्यायालय पर इस बार सवाल आना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को 75 वर्ष पूरे हो गए। आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूरा होने पर एक ध्वज भी आया है उसका सुप्रीम कोर्ट का सामने हाल के कुछ दिन पहले ही। तो 75 वर्ष पूरा होने पर सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है, क्या उसकी शक्ति है, उस पर सवाल तो बनता ही था। और बात यही आई है कि उसकी शक्ति सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका होने पर यहाँ पर सवाल किया गया है क्योंकि जनहित याचिकाएं बहुत सारी स्वीकार की जा रही हैं। तो इसी टॉपिक पर हमने यहाँ पे कवर किया है। पीआईएल के बारे में ये बातें जान लीजिए। तो पीआईएल क्या है, जनहित याचिका क्या है, उसको हम अच्छे से समझ सकेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट आखिर पीआईएल क्यों स्वीकार करता है, पीआईएल का मतलब क्या है और मकसद क्या है, दोनों बातें समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। और इसको हमने पीसीएस इन शॉर्ट्स में भी कवर किया है। क्या है पीआईएल? देखिए पीसीएस इन शॉर्ट्स क्या है, ये टू द पॉइंट है। टू द पॉइंट में क्या होता है, किसी टॉपिक पे हम विस्तार से चर्चा करते हैं विभिन्न पक्षों पर। लेकिन पीसीएस इन शॉर्ट्स यहां पर भी हम लगभग वही चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये पीसीएस चैनल के लिए है। दरअसल दृष्टि आईएएस में कभी कभी लोगों को पता नहीं रहता कि चैनल कौन कौन से हैं। तो एक तो दृष्टि आईएएस तो है ही, इसके अलावा एक दृष्टि पीसीएस भी है, और उसके अलावा एक और चैनल है दृष्टि आईएएस इंग्लिश। तो जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो चैनल भी फायदेमंद है और यही सारी जानकारी उनको वहां भी मिल जाएगी। फिर उसके बाद ऑडियो आर्टिकल में हमने विधायिका बनाम न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हो गई और एक तरफ विधायिका हो गई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ताकतवर कौन है, सुप्रीम कौन है। तो इस पर एक पूरा ऑडियो आर्टिकल है जिसमें आपकी समझ उस टॉपिक पर बन सके, उसको समझाने का प्रयास हमने 2023 में किया था। तो पीआईएल आपने समझ लिया और उसके बाद इन दोनों के रिश्तों को आप समझ लेंगे तो टॉपिक पर आप बता सकेंगे। फिर उसके बाद भारत की एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में विवेचना कीजिए और अमेरिकी संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ तुलना कीजिए। धर्मनिरपेक्षता और दूसरे देश के संविधान में उस बारे में क्या जानकारी है, इसके बारे में हमें जानकारी इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से साल की शुरुआत में ही मिल जाती है इसी यूट्यूब चैनल पर, दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल। अब उसके बाद देखिए भारत धर्मनिरपेक्ष है, राष्ट्र है या पंथ निरपेक्ष। कई लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है, पंथ निरपेक्षता के बारे में नहीं पता है। यही बेसिक चीजें हैं जो हमें क्लियर रखनी है। तो इसको हमने बहुत पहले कवर कर दिया था क्योंकि ये टॉपिक कभी कभी बीच में चर्चा में आ जाता है। जिन्होंने सर्च किया होगा उन्हें मिल भी गया होगा, नहीं तो हाल में हमने इस पर अपडेट तो दिया ही था। चलिए अब आगे देखते हैं। लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी व्यवस्था पर है। अब लोक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर देखिए सवाल उठा है व्यवस्था के बाजारीकरण पर, उसके दुष्प्रभावों को लेकर के। तो यहाँ पर एक टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकार के रूप में राइट टू हेल्थ। क्या राइट टू हेल्थ मौलिक अधिकार का हिस्सा है? इस सवाल पर हमने एक ऑडियो आर्टिकल आपके सामने पेश किया था 2023 में। तो तैयारी में जो हमें अपना साथी बनाकर चल रहे थे, ये सारे टॉपिक से वो रूबरू हो रहे थे और मुझे उम्मीद है कि उन्हें इसका लाभ मिला ही है। उसके बाद देखिए ई गवर्नेंस पर सवाल आया था और यहाँ पर इसे भी हमने कवर किया है, भारत में ई गवर्नेंस। अब उसके बाद देखिए वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव। अब देखिए अब ये सारा सवाल भारत और मालदीव के बीच में है, भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बीच भारत की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता। ये सारे टॉपिक अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हैं, मिनी टॉपिक बोल सकते हैं। इन पर समझ कैसे मजबूत होगी इस पर भी हमने विशेष ध्यान दिया। जब भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ कड़वाहट देखने को मिल रही थी तो हमने इस टॉपिक को कवर किया था कुछ समय पहले, मार्च 2024 में। क्यों बदल रहे हैं मालदीव के सुर? तो मालदीव जो चीन से थोड़ा ज्यादा प्रभावित हो रहा था। फिर उसके बाद हाल में फिर से मालदीव ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की तो हमने इस पर फिर से आपको अपडेट दिया। भारत संग बेहतर संबंध क्यों चाहता है मालदीव, और ये अभी की बात है। लेकिन ये अपडेट हम देखें तो मार्च से चीजें बदल रही हैं। मार्च में ये खबर चर्चा में आ गई थी, इसीलिए देखिए मालदीव चूंकि भारत के पास में है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर है जो भारत के भू राजनीतिक और भू रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसका प्रयास हमने किया दुनिया इस हफ्ते प्रोग्राम में। आईआर का प्रोग्राम है, आपको पता ही है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल थे जो पेपर 1 और पेपर 2 में आए थे। इनकी संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए मुझे लगा कि नंबर बताने से बेहतर है वो सवाल, और उस सवाल के साथ वो प्रोग्राम मैं आपको सीधे दिखा सकूं जो दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल में सीधे सीधे कवर किया गया था। तो इसीलिए जरूरी हो जाता है
कि आप एक ऐसे साथी के साथ रहें तैयारी के दौरान जो कि भरोसेमंद हो। इसीलिए दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा सिर्फ इस बार ही नहीं हुई, हर साल होती है। जो तैयारी करने का मन बना रहे हैं विद्यार्थी, वो अपने मन को और मजबूत कर लें, क्योंकि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बात कही, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बात है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि परीक्षा की प्रक्रिया लंबी है, तो धैर्य आपको बना के रखना होगा, और उसके साथ साथ जो आपकी सफलता में, आपके इस सफर में आपका साथी होगा, उस पर आपको भरोसा करना होगा। और भरोसे का दूसरा नाम दृष्टि आईएएस हमेशा से आपके साथ रहा है, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर 8750187501 पर कॉल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।